शेयर करूँगी, और इसके अलावा इसमें कि एक्सट्रिंसिक के लिए कौन-सा है और इंट्रिंसिक के लिए कौन-सा है। बस इतना आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए। मैम आपने वारफेरिन थेरेपी के बारे में बताया था, उसके बारे में फिर प्लीज़ बता दें। ठीक है, जब एक पेशेंट होता है ना जिसमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, टेंडेंसी होती है कंजेनिटल, जैसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है कुछ लोगों को थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसीजेज होती हैं। आप मेडिसिन में ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। उन डिजीजेस में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर टेंडेंसी होती है कंजेनिटली, या फिर कोई और फैक्टर आता है, लाइक आप जब प्रोलॉन्ग एयर ट्रैवल करते हैं उसमें भी क्या होता है काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है डीप वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बहुत जल्दी बनते हैं, कुछ के लेट बनते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये चांस होता है कि उनको थ्रोम्बस बनने की टेंडेंसी होती है, तो उनको एक डोज देनी पड़ती है, रेगुलर डोज वारफेरिन की। ठीक है, वारफेरिन जो है ना एक एंटीकोएगुलेंट है, वो आपके ब्लड को थ्रोम्बस बनने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वारफेरिन जब पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमने उसकी INR वाली जो रेशो है ना वो रेगुलेट करनी होती है। अगर एक रेशो जो है उसकी ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स कि उसके अंदर चांसेस हैं फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसी, और अगर रेशो कम हो जाए तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ चांसेस फॉर कोएगुलेशन। ठीक है, तो इसकी एक नॉर्मल रेंज के अंदर INR उनका रखना होता है। तो ऐसे पेशेंट को जिनके अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं, उनको आप रेगुलरली एक ड्रग के ऊपर रखते हो जिसका नाम वारफेरिन है। ठीक है, ये भी देखें ना, ये एक मतलब कि एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर थ्रोम्बस बन सकता है, दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन कि आपकी बैठे बैठे लेग के अंदर एक थ्रोम्बस बन गया है और फिर थ्रोम्बस ब्लड सर्कुलेशन के साथ डिसलॉज हो गया और वो embolus is very dangerous condition, और pulmonary embolism is a एक्सट्रीमिस्ट इमरजेंसी। ठीक है, अगर वो पेशेंट विद इन सेकेंड्स ट्रीट ना किया जाए तो उसमें क्या होता है कि डेथ हो जाती है पेशेंट की एम्बोलिज्म से। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं दे आर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, कि जब रिक्वायर्ड होती है कोएगुलेशन तो तब ही वो क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, जब रिक्वायर्ड नहीं होती है तो वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर जिन पेशेंट्स में ये वाली टेंडेंसी लॉस्ट हो जाती है कि उनका anticoagulant properties of blood are lost and the pro-coagulant properties are predominating, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें आपको वारफेरिन थेरेपी रेगुलरली देनी पड़ती है। और आपको पता है कि मैम शीरी इज अ पेशेंट ऑफ वारफेरिन थेरेपी। ठीक है, जो प्रोफेसर शीरी है ना, शी इज हैव डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और उनको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन होते रहते हैं, तो इसलिए उनको वारफेरिन थेरेपी पे मैम रेगुलरली वारफेरिन थेरेपी लेती हैं। बच्चों, मैं आप लोगों की अब अटेंडेंस ले लेती हूँ। आप लोग जो है ना वो अभी टाइम मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि अगर बीच में वो इंटरप्ट हो गया तो फिर आप रीजॉइन ना करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैम 1 मिनट बेटा। जी पूछिए। मैम वैसे हमारे प्रैक्टिकल में तो नहीं आता, बट मैम मैं वैसे ही पूछ रही थी कि प्रोकोएगुलेंट्स हैं, मैम इसमें क्या आएंगे मैम सारे फैक्टर्स जो हैं हम इनको कह सकते हैं कि ये प्रोकोएगुलेंट्स हैं और प्लेटलेट, और मतलब इसमें हम लोग क्या चीज़ों को कह सकते हैं ये सारे प्रोकोएगुलेंट्स हैं मैम, इसकी एग्जाम्पल सारे बता दें। आपकी वो गाइडन में भी लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ब्लड जो है ना वो इन द सर्कुलेशन डोंट क्लॉट। ठीक है, उसमें है आपकी एक इंटैक्ट एंडोथीलियम होती है। ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम होती है ना, दैट इज एन इंटैक्ट एंडोथीलियम। फिर उसके अलावा क्या होता है कि उसके ऊपर थ्रोम्बोमोडुलिन होता है, एक प्रोटीन लगी होती है जो आपके प्लेटलेट को एंडोथीलियम के साथ जुड़ने से रोकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा
जो थ्रोम्बिन बनता है उसकी अपनी एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो फिब्रिन होता है फिब्रिन जो होता है उसकी अपनी एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्टिवेटेड जो थ्रोम्बिन है उसको भी ये सारे आपके बुक में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है, वो भी आपकी क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो होती है ना थ्रोम्बिन उसको कैप्चर कर देता है फिब्रिन क्लॉट के अंदर, तो वो मजीद जो फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट नहीं करता है। इसके अलावा एक प्रोटीन एस और प्रोटीन सी होती है, ठीक है, वो किस तरह बनती है कि आपकी जब थ्रोम्बिन एक्टिवेशन होती है तो प्रोटीन सी और एस थ्रोम्बोमॉडलिन जो आपकी प्रोटीन लगी होती है ना एंडोथीलियम को, वो आपकी प्रोटीन एस जो है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो प्रोटीन एस जो है दैट इज गोइंग टू डिग्रेड योर थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन, ठीक है। मजीद मैं आपकी ना बुक में ये सारा मेंशन है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है ना दैट इज एन एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, ठीक है। लेकिन जब ये सारी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती हैं तो देन देयर इज अ प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये कंजेनिटल कंडीशन भी हो सकती है कि आपका ब्लड जो है उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज जो है ना वो लॉस्ट हो गई हैं। सो देयर इज अ बैलेंस, अल्लाह ताला ने ना एक बैलेंस रखा है इन बिटवीन दी प्रोकोएगुलेंट प्रॉपर्टी एंड एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी। जब ये बैलेंस लॉस हो जाता है एक तरफ, मींस कि अगर एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट तो प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और जब प्रोकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट तो एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा हो जाती है और उससे आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एंटीकोएगुलेंट एंड प्रोकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जब भी बैलेंस लॉस होता है, जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये बैलेंस लॉस हो चुका होता है, जो आपका एंटीकोएगुलेंट ब्लड की प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि पहली ट्यूब के अंदर आपने ब्लड लिया है तो उसके अंदर आपकी प्रोकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती हैं, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट